गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रेवंत त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं बीएड सेकेंड ईयर जो आपका सेकेंड सेमेस्टर है उसका हम फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं, यानी कि आपका स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने देखा था इससे पहले वीडियो में कि शैक्षिक प्रशासन क्या है, प्रशासन क्या है, उसके कौन कौन से कार्य हैं और इसके संबंधित यानी कि शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन में क्या अंतर है। तो इसमें हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे इसमें हम इसको देखेंगे कि उद्देश्य क्या है, उसका कार्य क्या है, सिद्धांत क्या है, उसका क्षेत्र कितना बड़ा है और इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा शैक्षिक प्रशासन से संबंधित कुछ प्रश्न और कुछ थ्योरी पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि शैक्षिक प्रशासन है क्या। तो शैक्षिक प्रशासन यानी कि शैक्षिक है यानी कि शिक्षा से संबंधित है। और प्रशासन की बात करें तो प्रशासन का हमने देखा कि प्रशासन लैटिन भाषा के मिनिस्टर शब्द से उसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है दूसरों की सेवा करना या दूसरों की सेवा में लीन रहना। तो ये हमने देखा था। इसमें हमने और भी चीज़ देखी, जो अधीनस्थ लोगों हैं उनकी जो सेवा है वो प्रभावशाली ढंग से या प्रभावशाली तरीके से करने की जो कला है वो एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। इसे भी हमने देखा था। इसके बाद से हमने देखा कि हमें एक और वर्ड मिला था एडमिनिस्टर। एक और दूसरा शब्द था एडमिनिस्टर, यानी जिसका अर्थ होता है टू मैनेज करना या टू गवर्न करना, अर्थात प्रबंध करना या प्रशासन करना। हमने देखा कि प्रशासन और प्रबंधन, प्रशासन में हमने देखा कि उसको दूसरों की सेवा करना और प्रबंधन यानी कि शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत कार्य करने वाले प्रबंधन को हम मैनेजमेंट कहते हैं। फिर इसके बाद से हम देखते हैं कि शैक्षिक प्रशासन में हमने देखा कि वह एक मानवीय प्रक्रिया है, चूँकि ये शिक्षा से संबंधित है और ये एक मानवीय प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत हमने 3 उद्देश्यों की बात की। सबसे पहले हम शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। शैक्षिक प्रशासन के तहत हम शिक्षा का जो हमारा उद्देश्य होता है उसका निर्धारण करते हैं और उन उद्देश्यों की जो हमने निर्धारण किया था उस निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम शैक्षिक गतिविधियों को प्रेरित करते हैं या फिर हम उसका संचालित करते हैं। इसके बाद से जो हमने गतिविधियों का संचालन किया है उसके द्वारा हम उसका मूल्यांकन करते हैं। तो ये 3 चीज़ें हमारी शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत आती है। इसके बाद से हम देखते हैं जो हमने इवैल्यूएशन हुआ है, जो हमारा रिजल्ट निकला है वो हमारे शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत कितना सही है, इसे हमारा प्रबंधन और शैक्षिक प्रशासन यानी कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। इसके बाद से हमने देखा कि इसमें हमारा डिफरेंस बिटवीन शैक्षिक प्रशासन यानी कि हमारा एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, इसमें क्या अंतर है। तो हमने देखा कि शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत ही मैनेजमेंट आता है। उसके बाद से हम देखते हैं कि जैसे हमारे जो पेरेंट्स हैं यानी कि हमारे जो दादा दादी हैं वो हमारा एक रूल बनाते हैं, तो वो शैक्षिक प्रशासन है, यानी कि हमारा एक प्रशासन रूल रेगुलेशन बनाते, उसके अंतर्गत हम उन कार्य को करते हैं। यानी जो हमारे पेरेंट्स निर्धारित करते हैं उद्देश्यों को, उन्हीं के उद्देश्यों के तरीके से हम लोग कार्य को करते हैं। तो हमारा यानी कि प्रशासन के अंतर्गत ही प्रबंधन आ जाता है। इसके बाद से हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, जिसमें हमने देखा था कि फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर है चार्ल्स ग्रांट को। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद से हमने देखा था कि कौन कौन से काल में हमारे कौन कौन से शैक्षिक प्रशासन हुए हैं, यानी कि ये हमारा प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन से लेकर पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन तक शैक्षिक प्रशासन स्टार्ट हो चुका था। जो हमारा प्री में स्टार्ट हो गया था और आज भी हमारा वही चल रहा है, जिसमें हमने देखा था प्रथम काल जो कि 1700 से 1812, दूसरा काल 1813 से 1853 और तीसरा काल 1854 से 1919 और जो हमारा 1920 से 1947 का जो काल है शैक्षिक प्रशासन है वो हमारा कैसा कैसा था, इसे भी हम देखेंगे। इसमें हमने देखा था कि प्रशासन को कई नामों से व्यक्त किया गया है, जैसे कि हमारा वॉन जूस्टी ने प्रशासन को इकोनॉमिक रूप में व्यक्त किया। फिर हमारा जो प्रोसे ने प्रशासन को नीति के रूप में स्वीकार किया और जो हमारे जूरिस्ट महोदय हैं जो हमारे जिनके हैं उन्होंने हमारा प्रशासन है उसे मैनेजमेंट के रूप में व्यक्त किया यानी कि स्वीकार किया। तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। जैसे कि एक और क्वेश्चन था इसमें, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये पुस्तक किसकी है। तो इसका भी आंसर है वुड्रो विल्सन। इसे भी आप ध्यान में, कई बार पूछा जाता है कि ये पुस्तक किसने प्रकाशित की थी, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसे भी याद रखेंगे, वुड्रो विल्सन। इसके बाद से हमने कई हमने जो स्टेटमेंट्स है उसे भी देखा कि कौन कौन से स्टेटमेंट किसने किसने लिखे हैं, तो ये भी हमने देखा था। इसके बाद से हमने देखा हेनरी फ्योल के प्रशासन को कितने तत्वों में विभाजित किया, यानी कि 7 भागों में विभाजित किया। सबसे पहले है नियोजन यानी कि प्लानिंग,
उसके बाद से है संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, फिर आपका है कर्मचारीगण यानी कि स्टाफिंग, फिर इसके साथ आता है निर्देशन यानी कि डायरेक्शन, फिर आपका आता है समन्वयकरण यानी कोऑर्डिनेशन, फिर इसका साथ आता है प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्टिंग, और लास्ट आपका है बजट यानी कि बजटिंग। तो ये 7 स्टेप है, ये हमारा फ्योल के थ्रू दिया गया था, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद से हम प्रबंधन और प्रशासन के अंतर को देखेंगे, यानी कि प्रबंधन और प्रशासन में क्या अंतर है। प्रबंधन की बात करें तो प्रबंधन जो होता है प्रशासन द्वारा नीति निर्धारित जितनी भी नीतियां हैं या रणनीतियां हैं उनको लागू करने का कार्य उद्देश्य मेन प्रबंधन का होता है। जबकि हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन कंपनी के लिए लक्ष्य और महत्वपूर्ण नीतियां निर्धारित करता है, ये इसमें डिफरेंस है। इसके बाद से हम एक और डिफरेंस देखते हैं कि प्रबंधन व्यवसाय और कार्य तक जो हमारे कार्य किए जाते हैं उनके स्तर की गतिविधियों को निर्धारित करता है, जबकि प्रशासन एक उच्च स्तरीय गतिविधि है, यानी कि वो हाई लेवल का एक डायनेमिक स्टेज है। उसके बाद से हम देखते हैं कि प्रबंधन जो होता है वो नीति क्रियान्वयन पर केंद्रित होता है, यानी कि जितनी भी नीतियाँ बनाई गई है उन्हीं के कार्य पर केंद्रित होता है, जबकि हमारा जो प्रशासन है वो नीति निर्माण कार्य के लिए किया जाता है। ठीक है। उसके बाद से हम प्रबंधन के जो कार्य होते हैं वो कार्यकारी होते हैं, जबकि प्रशासन के कार्यों में कानून और दृढ़ संकल्प शामिल होता है। तो ये आप अंतर ध्यान में रखेंगे। इसके बाद से एक अंतर और है कि जो प्रबंधन है प्रशासन द्वारा निर्धारित सीमाओं के तहत ही निर्णय लेता है, यानी जो प्रशासन जो जितनी भी नीतियाँ या सीमाएं निर्धारित करती है उन्हीं के अंतर्गत ही वो निर्णय लेता है, जबकि प्रशासन संगठन के सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आज़ाद होता है, यानी वो इन महत्वपूर्ण निर्णयों को लेता है। इसके बाद से जो प्रबंधन है वो व्यक्तियों का एक समूह है, जो संगठन के कर्मचारी हैं उनके जो सामूहिक जो प्रबंधन किए गए हैं उनके रूप में ये प्रबंधन जाना जाता है। जबकि हमारा प्रशासन संगठन के मालिकों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी जो मेन मालिक होते हैं उनका प्रतिनिधित्व प्रशासन करता है। उसके बाद से प्रबंधन को व्यावसायिक उद्यमों जैसे कि जो लाभकारी संगठन है उसमें देखा जाता है, जबकि प्रशासन सरकारी और सैन्य कार्यालयों या फिर क्लबों है या अस्पताल है, धार्मिक संगठन है या सभी गैर लाभकारी उद्यम है उसमें पाया जाता है। अब हमारा प्रबंधन में और भी कई चीज़ें, जैसे प्रबंधन सभी योजनाओं कार्यों के बारे में है, जबकि प्रशासन नीतियों के निर्धारण करने और उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए उससे संबंधित होता है। जैसे कि हम जान रहे हैं कि जो प्रबंधन है वो हमारा शीर्ष स्तर पे काम तो कर रहे हैं पर उन्हें प्रशासन का हिस्सा कहा जाता है, यानी कि प्रशासन के अंतर्गत ही प्रबंधन आता है। तो इसे भी हम अंतर को देख सकते हैं, यानी प्रशासन और प्रबंधन में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन कई बार आपका आता है। इसके बाद से हम बात करते हैं शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य क्या है। शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य की बात करें तो शैक्षिक प्रशासन से संबंधित क्या है कि हमारे जितने भी कार्य हैं वो शिक्षा संबंधी कार्यों को संपन्न करता है, और शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी कार्यरत व्यक्ति हैं उनकी सहायता करता है। और जितने भी जो शिक्षा प्रशासन एक तरह से हम कह सकते हैं वो ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कार्यरत लोगों के प्रयासों को इस प्रकार समन्वित किया जाता है जिससे मानवीय गुणों का, यानी जो हमारा जो मानवीय गुण हैं उसको प्रभावशाली ढंग से उसका विकास हो सके। और ये प्रक्रिया केवल बालकों तक सीमित नहीं है, ये बालकों नवयुवकों के विकास तक ही सीमित नहीं है, जिनके अंतर्गत जो प्रौढ़ कार्यकर्ता हैं उनके विकास को भी महत्व दिया जाता है इस शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यह एक ऐसी समग्र प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक साधनों का उपयोग संगठन के उद्देश्यों को प्रभावशाली ढंग से पूरा करने के लिए किया जाता है। ठीक है। उसके बाद से हम उद्देश्यों की बात करें तो उद्देश्य में सबसे पहले उद्देश्य, चूँकि ये शिक्षा से संबंधित है, इसका अर्थ है कि ये बच्चों के सर्वांगीण विकास पर महत्व देता है। आजकल हमारा जो एजुकेशन है वो बच्चों के सर्वांगीण विकास के ऊपर महत्व देता है, यानी कि बच्चों को हर एक चीज़ का विकास होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट हो सकता है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उचित वातावरण तैयार करना। अगर बच्चों को अच्छा एटमॉस्फेयर दिया जाए तो बच्चों का हम विकास करने में सक्षम हो सकते हैं। उसके बाद से जो उचित बालकों को उचित शिक्षकों द्वारा उचित शिक्षा प्रदान करना भी इसका एक उद्देश्य है।
इसके पास से जो हमारा प्रोडक्शन स्किल है, अर्थात जो छात्रों की योग्यता है और जो गुणवत्ता में वृद्धि करने की जो प्रयास किया जा रहा है, उस गुणवत्ता में यानी गुणात्मक में छात्रों की संख्या में वृद्धि करना और उसकी योग्यता में वृद्धि करना वास्तविक उत्पादन है, यानी वो हमारा मेन प्रोडक्शन है, यानी उस प्रोडक्शन स्किल को बढ़ाना है, यानी बच्चों की योग्यता पर ज़्यादा ध्यान देने की बात की गई है। इसके बाद से शिक्षा के जो सुनिश्चित योजनाएं हैं या सुनिश्चित रूप से जो कार्य किए जा रहे हैं उसको प्रदान करना, जैसे कि हमारे शिक्षा के कार्य में निश्चित संगठन होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, एक सुनिश्चित योजना होनी चाहिए, विधियाँ यानी कि मेथड अच्छे होने चाहिए, व्यक्तियों तथा आर्थिक साधनों का माध्यम भी होना चाहिए। तो ये भी मेन शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य होते हैं। इसके बाद से शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य है कि वह शिक्षा संबंधी उचित कार्यों, निर्णयों और विचारों को प्रोत्साहित करें और प्रशासन में लगे सभी व्यक्तियों को प्रेरित करने का कार्य भी शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत आता है। फिर हम एक और पॉइंट देख सकते हैं कि छात्रों एवं कर्मचारी यानी जो काम कर रहे हैं उनमें जो श्रेष्ठ नागरिक हैं या धर्मनिरपेक्षता एवं समानता की भावना का विकास करना भी हमारे इस कार्य में आता है। ये इसका मेन उद्देश्य है। उसके बाद से हम बात करते हैं शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र यानी कि स्कोप ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम क्षेत्र की बात करें तो शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत हमारे शिक्षा के अभिकरण के अधिकार आएंगे, कर्तव्य आएंगे, हमारे उत्तरदायित्व को निर्धारित किया जाता है, ये भी इसके स्कोप ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आएगा। फिर हमारे प्रशासन से संबंधित जितने भी नियम हैं, कानून हैं, शर्तें हैं, व्यवस्थाएं हैं, ये सब भी शैक्षिक प्रशासन में सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद से जो बालक के व्यक्तिगत यानी कि वो अपना और सामूहिक विकास के उद्देश्यों को भी निर्धारित करना इसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिर हमारी जो बालक की रुचि है यानी कि बच्चे की जो रुचि है, उसकी क्षमता है, समाज की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा की प्रक्रिया निर्धारित करना और प्रवेश, उन्नति, अनुशासन आदि के नियम बनाना या लागू करना भी शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में ही आता है। फिर हमारे जो योग्य कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति करना, सेवा शर्तों को निर्धारण करना या प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, वेतन देना या कार्यकारिणी योजनाएं, सेवा मुक्ति संबंधी लाभ उत्पादन को बढ़ाने हेतु अतिरिक्त बोनस देना आदि भी व्यवस्था भी शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में ही आता है। फिर हमारा जो शिक्षा संबंधी जितनी भी नीतियाँ हैं या विविध कार्यक्रम हैं, जैसे भवन निर्माण की योजना बनाना, आय व्यय का लेखा जोखा देना, तैयार करना, आंकड़े एकत्र करना या वित्त की व्यवस्था करना, ठीक है ना, मेंटेनेंस, फिर उसका से बीमा, बजट बनाना शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। तो ये हमारा स्कोप ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है। इसमें हम लोग और भी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि जो भौतिक और शारीरिक सुविधाएं हैं, जैसे विद्यालय का भवन बनाना या उपकरण या टूल्स, हमारे रख रखाव, ये सब चीज़ें जो इसके साथ ही बालक का हम सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, तो इसके कार्य को भी हम प्रशासन का दायित्व समझते हैं। फिर हमारा जो शिक्षा के लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए मेन तो हमारा पाठ्यक्रम होता है, यानी कि हमारा पाठ्यक्रम अच्छा हो, लचीला हो और बच्चों की योग्यता के अनुसार हो। इसका जो सीधा संबंध है वो शैक्षिक प्रशासन से ही होता है। शैक्षिक प्रशासन का पाठ्यक्रम निर्माण करना, आयोजन करना, परिवर्तन करना, शैक्षिक कार्यक्रम का मूल्यांकन करके इसमें सुधार की व्यवस्था करना भी शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में ही आता है। इसके बाद से शैक्षिक प्रशासन द्वारा जितने भी विषय वस्तु की तैयारी यानी जो पुस्तकों का वितरण किया जाता है और जो सहायक सामग्री का विशेष ध्यान भी दिया जाना इस शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में ही आता है। फिर जो बच्चों को जो भोजन दिया जाता है, स्वास्थ्य सेवाएं दिया जाती है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण किए जाते हैं, निर्देशन दिया जाता है, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं की जाती हैं, इसका आयोजन भी शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में ही आता है। एक पॉइंट और भी देख लेंगे कि शैक्षिक कार्यक्रम में जो संचालन में अध्यापक, छात्र और अभिभावक यानी पेरेंट्स, टीचर और स्टूडेंट, इन तीनों का मूल आधार है। इनके सहयोग के बिना कार्यक्रम संचालन संभव नहीं हो सकता है, यानी ये तीनों ही मेन है, जो कि हमने जॉन डीवी का देखा था कि शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, तो ये तीनों ही मेन होता है। तो इसमें हमने देखा है कि छात्र, अध्यापक और पेरेंट्स यानी तीनों ही हमारे जो हमारे शैक्षिक कार्यक्रम है उनके संचालन करने में मूल आधार साबित होते हैं और इनके सहयोग के बिना हमारा जो कार्यक्रम है उसका संचालन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हम बात करेंगे शैक्षिक प्रशासन के प्रकार की। तो शैक्षिक प्रशासन के प्रकार की बात करें, ये 3 हैं।
पहला है सर्वाधिकार युक्त शैक्षिक प्रशासन, जैसे इंग्लिश में कहेंगे टोटलिटेरियन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा आपका एकाधिकारवादी शैक्षिक प्रशासन, जिसे हम कहेंगे ऑटोक्रेटिक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। और लास्ट है प्रजातांत्रिक शैक्षिक प्रशासन, यानी कि हमारा डेमोक्रेटिक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आपका 3 है। इसमें हम देखेंगे क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वाधिकार युक्त शैक्षिक प्रशासन की, जिसमें आपको समझ में आ रहा होगा टोटल यानी कि संपूर्ण अधिकार होना। सर्वाधिकार युक्त शैक्षिक प्रशासन का अर्थ होता है कि संपूर्ण अधिकार होना, अर्थात इस प्रकार के शैक्षिक प्रशासन में राज्य हो या देश के सर्वाधिकार प्राप्त होते हैं। यह राज्य और देश के हित में जो भी कार्य कर रहा है या जो भी नियम बनाए जाते हैं, जो पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है, उसमें सर्वोच्च स्थान प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? समतामूलक शोषण युक्त समाज का निर्माण करना। इसमें शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र के हितों के बारे में कार्य किया जाता है, यानी कि पूर्ण रूप से संपूर्ण अधिकार की बात की गई है। सर्वाधिकार शैक्षिक प्रशासन की बात करें तो इसमें शैक्षिक लक्ष्य और उद्देश्य व्यक्तियों के हित में ना होकर केंद्र और राज्य के हित में होते हैं। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। इसमें देश या राज्य को सर्वाधिकार प्राप्त होता है, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। शैक्षिक प्रशासन में जितना भी शिक्षा संबंधी संपूर्ण कार्य, सत्ता, नियंत्रण, उत्तरदायित्व, कार्य क्षमता, सभी केंद्र जितनी भी शक्तियाँ होती है उसके रूप में एक ही हाथ में निहित होता है, यानी जितने भी कार्य होते हैं वो एक ही के हाथ में निहित होता है। इसमें शैक्षिक विधियाँ, नियमों और पाठ्यक्रम का निर्धारण होता है। इसमें पूर्ण रूप से देश के हित के निर्धारण की बात की गई है। तो ये हमारा सर्वाधिकार शैक्षिक प्रशासन यानी टोटलिटेरियन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो ये इसमें केंद्रीय शक्ति को ही संपूर्ण अधिकार होता है। पहला पॉइंट इसकी विशेषताओं में हम देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे कि पहला हमारा ये इसमें केंद्रीय शक्ति को ही संपूर्ण अधिकार होता है। दूसरा, इसमें सभी के लिए शिक्षा निःशुल्क होती है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर हमारा जो सर्वाधिकार शैक्षिक प्रशासन है उसमें मूल्य, नैतिक विकास और धर्म का कोई स्थान नहीं होता है, तो ये भी एक मेन इसका कैरेक्टरिस्टिक है। फिर इस प्रकार के शैक्षिक प्रशासन में जितनी भी शैक्षिक नियम होते हैं, विधियाँ होती हैं और शिक्षण विधियाँ जो होती हैं और पाठ्यक्रम जो बनाया जाता है उसमें एक रूपता लाने का प्रयास किया जाता है। सर्वाधिकारवादी शैक्षिक प्रशासन में शैक्षिक व्यवस्था परंपरा, नीतियाँ और व्यवस्था पर आधारित होती है। इसमें मौलिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता में इसमें कोई स्थान नहीं होता है, यानी जितनी मौलिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है इसमें इसका कोई स्थान नहीं होता है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर इसमें जो सामुदायिक या सामाजिक जीवन के संस्थान जो होते हैं उसका संबंध इसके बराबर इसमें न के बराबर होता है, तो इसे भी ध्यान में रखें। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। इसमें जो वैज्ञानिक शिक्षा होती है, राष्ट्रीय महत्व की शिक्षा होती है, जो व्यावसायिक शिक्षा है उस पर विशेष बल दिया जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा उस पर विशेष बल दिया जाता है। जो व्यावसायिक शिक्षा होती है राष्ट्रीय महत्व के लिए होता है, तो इस पर ज़्यादा महत्व दिया जाता है। फिर इसके बाद से इसमें जो शिक्षा का स्वरूप है, व्यवस्था है या संगठन है, उसमें सामाजिक न्याय का पूर्ण ध्यान रखा जाता है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। खास करके इसमें जो छात्र हैं और शिक्षकों की व्यावसायिक स्वतंत्रता है, रुचि है, योग्यता है, उसको महत्व नहीं देता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ये हमारा सर्वाधिकार शैक्षिक प्रशासन है। इसके बाद से हमारा दूसरा आपका आता है एकाधिकार, यानी कि आपका ऑटोक्रेटिक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। ऑटोक्रेटिक एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन से आप समझ सकते हैं कि ये एक व्यक्ति के अधीन रहती है। इससे आप समझ रहे हैं एक अधिकार लिखा हुआ है, तो इसमें एक तंत्र शासन में सत्ता एक व्यक्ति के अधीन रहती है। इसमें जो प्रशासन होता है व्यक्ति की इच्छा पर ही शिक्षा की नीति, विधि और कार्य का निर्धारण होता है। ऐसी प्रशासन में व्यवस्था में जो अंग्रेजी काल में जो प्रचलित थी वही सिस्टम चलता है। जो हमारा ब्रिटिश काल जो हम पे शासन किया, एक ही ब्रिटिश शासन था, उस पर पूरा भारत पे राष्ट्र शासन कर रहा था, तो वो एक तंत्रीय शैक्षिक प्रशासन था, तो इसे आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो एक तंत्र व्यवस्था में शैक्षिक प्रशासन के जो कार्य होते हैं वो एक व्यक्ति द्वारा संचालित होता है, जिसमें कार्य सुचारू रूप से अपने समय, नियम, विधि के अनुसार होता है, इसे आप ध्यान में रखें। इसके विशेषताओं में आएगा। उसके बाद से हम एक देख सकते हैं कि इसमें जो जन भावना का कोई महत्व नहीं होता है। एक तंत्र में क्या होता है कि एक जो जन भावना होती है उसका कोई महत्व नहीं होता। इसमें सभी व्यक्ति या कार्यकर्ता एक व्यक्ति के निर्देशन में काम करते हैं और जिसमें कार्य रुकने की संभावना नहीं रहती है।
फिर हम देख सकते हैं एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता होने के कारण संगठन पर कठोर नियंत्रण रहता है और सभी लोग नियंत्रित होकर कार्य करते हैं। तो ये एक तंत्रीय शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत आता है। इसमें हमने अपने जो कार्य के प्रति कोई भी व्यक्ति अगर लापरवाही करता है, क्योंकि वह सीधे तौर पर प्रशासन के संबंधित होता है, तो ये भी इस पे लापरवाही नहीं कर सकता है। फिर हमारा आता है कि जो एक तंत्रीय व्यवस्था में सबको समान दृष्टि देखा जाता है। जो योग्यताधारी या और जो कार्य करने वाले होते हैं उनको उत्साहित किया जाता है। उनके कार्यों के प्रति उदासीन रहने वालों को दंड के साथ साथ हतोत्साहित भी किया जाता है। फिर इस संगठन का जो कार्य करता है वो दंड के भय से अपने कार्य के प्रति पूर्ण ईमानदार रहता है और वह समय से अपने कार्य को पूरा करता है। ये एक तंत्रीय शैक्षिक प्रशासन के विशेषताओं के अंतर्गत आएगा। फिर हम बात करते हैं प्रजातांत्रिक शैक्षिक प्रशासन की। प्रजातांत्रिक प्रशासन की यानी कि डेमोक्रेटिक की बात करें तो इस प्रकार के प्रशासन में एक तंत्रीय शैक्षिक प्रशासन की विपरीत व्यवस्था पाई जाती है। जो हमारा एक तंत्रीय प्रशासन है एक आदमी के अंतर्गत रहता है, जबकि हम डेमोक्रेटिक में देखेंगे यानी कि प्रजातांत्रिक शैक्षिक प्रशासन में देखेंगे कि इसमें समस्त शैक्षिक कार्य जो होते हैं, उत्तरदायित्व होते हैं, सभी मनुष्य एवं जनता के सहयोग एवं समन्वय द्वारा पूर्ण किए जाते हैं। इसे आप ध्यान में रखेंगे। प्रजातांत्रिक प्रशासन में शिक्षा संबंधी सभी योजनाएं, नीतियां, विधियां और उद्देश्यों के निर्माण में जो शिक्षाविद का सहयोग लिया जाता है, जिसमें सभी के लिए विकास के लिए समान अवसर होते हैं। तो ये आप प्रजातांत्रिक में शैक्षिक प्रशासन में देखेंगे। प्रजातांत्रिक शैक्षिक प्रशासन में सभी बालकों, व्यक्तियों को उनकी क्षमता, योग्यता, रुचि, आवश्यकता के अनुसार ही उन्हें विकास करने का अवसर दिया जाता है। ये हमारे प्रजातांत्रिक शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत आता है। इसमें जो हमारे सभी नागरिक हैं, व्यक्ति हैं, समाज है, उसका पूर्ण विकास होता है। इसको हम प्रजातांत्रिक शैक्षिक प्रशासन में देखते हैं। तो ये था हमारा शैक्षिक प्रशासन का प्रकार, जिसमें हमने देखा सर्वाधिकार शैक्षिक प्रशासन, दूसरा हमारा एकाधिकारवादी शैक्षिक प्रशासन और लास्ट हमारा प्रजातांत्रिक शैक्षिक प्रशासन। नेक्स्ट आपका है शैक्षिक प्रशासन के नियम या सिद्धांत। इसमें हम देखते हैं कि शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत कौन कौन से सिद्धांत बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हमारा है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी यानी कि समानता का नियम। समानता का नियम में बात करें तो इसमें शैक्षिक प्रशासन की प्रक्रिया में जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको एक समान अधिकार दिया जाता है और अवसर प्राप्त होते हैं। इस नियम में वास्तव में मनुष्य का जो स्वभाव होता है, व्यवहार होता है, उसी पर आधारित ये नियम बना हुआ है। इसके बाद से हमारा दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन यानी कि सहयोग का नियम। सहयोग के नियम की बात करें तो इसमें सहयोग के सिद्धांत व्यक्तित्व के जो सद्व्यवहार है, जो मृदु भाषण है और निश्चय स्वभाव के घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। यानी कि एक दूसरे से कॉपरेट करने की बात की गई है। इसमें जो शैक्षिक प्रशासन की नीतियां हैं, विधियां हैं, उनका निर्माण करना, उनका क्रियान्वयन करना और मूल्यांकन सहयोगात्मक ढंग से किया जाता है। फिर आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का नियम। शैक्षिक प्रशासन में स्वतंत्रता का नियम का पालन अति आवश्यक है। चूँकि प्रशासन को चाहिए कि विद्यालय का प्रधानाचार्य जो है, शिक्षक है, शिक्षार्थी है, सभी के लिए विद्यालय और समाज की उन्नति के लिए उन्हें स्वतंत्र अवसर दिए जाए। नेक्स्ट आपका है न्याय का नियम यानी कि प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस से मतलब आपको लग रहा होगा कि न्याय, यानी कि इसमें जो शैक्षिक प्रशासन है उसके संगठन में संबंधित जितने व्यक्ति हैं वो अपने प्रशासन से न्याय की आशा रखता है। फिर आपका आता है नेतृत्व का नियम यानी कि प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप मेन है क्योंकि ये नियम में आवश्यक है। चूँकि आपका जो शैक्षिक प्रशासन है उसके अंतर्गत जो प्रशासन में नेतृत्व का गुण होता है वो विद्यमान होना ही चाहिए। अगर लीडरशिप नहीं है तो वो कार्य को नहीं अच्छी तरह संपन्न कर सकता है। इसके बिना जो संगठन है, जो समूह है, उसमें आगे बढ़ाने का कार्य नहीं कर सकता है। फिर आपका आता है व्यक्ति योग्यता पहचानने का नियम यानी कि प्रिंसिपल ऑफ रिकग्नाइजेशन ऑफ इंडिविजुअलिटी। इसमें आपका जो शैक्षिक प्रशासन है व्यक्ति योग्यता वाले व्यक्तियों की पहचान के नियम पर बल देता है। वो संगठन में जो मेहनती लोग हैं, जो परिश्रमी हैं, जो सच्चा सहयोगी है या योग्य व्यक्ति है, उसकी पहचान करता है और उन्हें निरंतर अग्रसर होने के अवसर प्रदान करता है। फिर आपका आता है उत्तरदायित्व की सहभागिता का नियम यानी कि प्रिंसिपल ऑफ शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें आपका शैक्षिक प्रशासन के यह नियम अत्यंत उपयोगी और आवश्यक है। चूँकि शैक्षिक प्रशासन में प्रशासन को चाहिए कि वह संगठन के सभी व्यक्तियों को सहभागिता कर उनको उन्नति का प्रयास करें। प्रशासन को चाहिए कि शिक्षा संगठन के प्रगति के लिए जो शिक्षक हैं, छात्र हैं और अन्य सहयोगी हैं
उनकी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं, जिसमें संगठन में जुड़े सभी लोग, जितने भी लोग हैं, वो शैक्षिक और अन्य समस्याओं से खुलकर भाग लें तथा उन समस्याओं के समाधान में सहयोग कर सकें। नेक्स्ट आपका आता है केंद्रीकरण का नियम, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। शैक्षिक प्रशासन में केंद्रीकरण का नियम अत्यंत महत्वपूर्ण है, चूँकि इनका जो केंद्रीकरण का नियम होता है उसका इतना प्रभाव पड़ता है कि राज्य और स्थानीय प्रशासन जो है, जो शिक्षा नीतियाँ हैं, विधियाँ हैं, पाठ्य है, विद्या मानकों में परिवर्तन करने में असमर्थता व्यक्त करने लगते हैं। तो ये इसमें नियम जो होते हैं केंद्रीकरण होना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार के प्रशासन में संपूर्ण सत्ता, उत्तरदायित्व, नियंत्रण तथा कार्य क्षमता आदि सभी केंद्रीय शक्ति के हाथ में होता है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि विकेंद्रीकरण का नियम। इसमें आपका जो कार्य देश के अनेक शक्तियों के बीच में विभाजित होता है। ऐसे में शिक्षा का जो क्षेत्र है और सत्ता है किसी एक के हाथ में न रहकर अनेक शक्तियों में विभाजित हो गई है। देखा जाए तो इस प्रकार के जो प्रशासन का जो विभाजन है अथवा जो विकेंद्रीकरण है वो शैक्षिक प्रशासन में सर्वथा उपयुक्त है, क्योंकि जो शैक्षिक योजनाएं बनाई जाती हैं समय, स्थान, उद्देश्य और परिस्थितियों को ध्यान में रख के बनाई जाती है, ये हमारे विकेंद्रीकरण के अंतर्गत ही आता है। इसमें हम समय, उद्देश्य, स्थान और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही योजनाओं की व्यवस्था कर और उनको सफल तरीके से संचालन कर सकते हैं। फिर लास्ट आपका आता है नियंत्रण का नियम, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोलिंग। इसमें हमारा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और सीयर्स ने कहा था कि कोई भी जब तक संबंधित वस्तुओं, व्यक्तियों अथवा लक्ष्यों पर भली प्रकार नियंत्रण न कर ले तब तक वह किसी क्रिया के संबंध में निर्देशन नहीं दे सकता। ये सीयर्स का बहुत ही मेन कोटेशन है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। नियंत्रण दो प्रकार का होता है, आंतरिक नियंत्रण और बाह्य नियंत्रण। इसमें शैक्षिक प्रशासन में नियंत्रण के नियम के माध्यम से जो संगठन है उससे सभी जो जुड़े हुए लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, उनको अपनी क्षमताओं को विकसित करने का अवसर मिलता है। तो ये हमारे 10 नियम हैं, 10 सिद्धांत है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहला हमारा है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, यानी कि समानता का नियम। दूसरा आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन, यानी सहयोग का नियम। थर्ड है आपका प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का नियम। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, यानी कि न्याय का नियम। फिर आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, यानी कि नेतृत्व का नियम। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ रिकग्नाइजेशन ऑफ इंडिविजुअलिटी, यानी कि व्यक्ति की योग्यता पहचानने का नियम। फिर आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि उत्तरदायित्व की सहभागिता का नियम। नेक्स्ट आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, यानी कि केंद्रीकरण का नियम। फिर आपका आता है 9th विकेंद्रीकरण का नियम, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। और लास्ट आपका है नियंत्रण का नियम, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोलिंग। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, सिद्धांत कई बार पूछे जाते हैं। हम देखते हैं शैक्षिक प्रशासन के कार्य कौन कौन से हैं। शैक्षिक प्रशासन में कई लोगों के कार्य देखेंगे, जैसे J.B. सीयर्स, हेनरी फ्योर, लूथर गुलिक। इन लोग को हम अलग अलग देखेंगे, चूँकि हमने पहले वीडियो में भी देखा है, पर आज हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। जो हमारा जो शैक्षिक लक्ष्य होते हैं और उद्देश्य होते हैं, उसकी प्राप्ति के लिए शैक्षिक प्रशासन संबंधित सभी व्यक्ति शिक्षा जगत के कार्यों में संलग्न रहते हैं। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ये आप लोगों को पता भी है, क्योंकि शैक्षिक प्रशासन के माध्यम से ही सभी शैक्षिक संस्थाएं जो होती हैं उनके कार्यों को संपन्न किया जाता है। तो उसके अंतर्गत हमने J.B. सीयर्स की बात कर रहे हैं। जो J.B. सीयर्स हैं उनके अनुसार शैक्षिक प्रशासन के कौन कौन से कार्य हैं, कैसे इसको किया गया है। J.B. सीयर्स की बात करें तो उन्होंने अपनी पुस्तक नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस लिखा है। इसमें इन्होंने 5 कार्य बताए हैं। पहला आपका योजना बनाना, यानी कि प्लानिंग करना। फिर आपका आता है संगठन करना या व्यवस्था करना, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आपका आता है निर्देशन, यानी कि डायरेक्शन करना। फिर आपका आता है समन्वय या समायोजन करना, यानी कोऑर्डिनेशन। फिर आपका लास्ट आपका आता है कंट्रोल और इवैल्यूएशन, यानी कि नियंत्रण या मूल्यांकन करना। तो ये जो 5 स्टेप हैं, जो 5 कार्य हैं, वो J.B. सीयर्स ने लिखा है। कई बार पूछा जाता है J.B. सीयर्स के कार्य बताइए, तो ये 5 इन्होंने दिए हैं। कौन सी पुस्तक में दिए? नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस। प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल और इवैल्यूएशन। और लिखा है मैंने कंट्रोल और इवैल्यूएशन, तो ये 5 हैं। फिर हमारा एक और आता है हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल के अनुसार शैक्षिक प्रशासन के कौन कौन से कार्य हैं, तो ये इन्होंने भी 5 दिए हैं। सबसे पहले है आपका प्लानिंग, यानी योजना बनाना। दूसरा आपका ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन बनाना। फिर आपका है निर्देशन, कमांडिंग करना। इन्होंने भी निर्देशन दिया है, पर इन्होंने डायरेक्शन लिखा है और इसमें इन्होंने कमांडिंग लिखा है, थोड़ा सा अंतर है। फिर आपका आता है 4th समन्वय, यानी कोऑर्डिनेशन।
फिर लास्ट आपका है नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग। तो इसे इन्होंने दिया है, बस इन्होंने निर्देशन की जगह यानी कि आपका डायरेक्शन की जगह कमांडिंग दिया है। तो जो आपका हेनरी फ्योल है उनके शैक्षिक प्रशासन में जिन कार्यों का उल्लेख किया गया है, जिसमें सभी लगभग वही कार्य हैं जो कि सीयर्स ने बताए हैं, पर जो फ्योल के केवल निर्देशन की जगह जो अंग्रेजी में चेंज है डायरेक्टिंग और कमांडिंग, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। मेन सेम है, बस डायरेक्टिंग और कमांडिंग में अंतर है। फिर आपका लूथर गुलिक है, उनके द्वारा शैक्षिक प्रशासन में कौन कौन से कार्य हैं, जिसको हमने पढ़ा था पोस्ट कॉब में, यानी कि पी से प्लानिंग, POSDCORB यानी कि पी से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजेशन, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, C से कोऑर्डिनेटिंग, फिर लास्ट आपका आता है रिपोर्टिंग और लास्ट आपका है बजटिंग। तो ये 7 स्टेप है लूथर गुलिक का। तो ये इसके शैक्षिक कार्य हैं। नेक्स्ट आपका आता है मोहिलमन का शैक्षिक प्रशासन के कार्य। उन्होंने 2 भागों में बांटा, पहला आपका व्यवहारिक कार्य और दूसरा आपका निर्देशात्मक कार्य। व्यवहारिक कार्य में योजना बनाना, उसका सही रूप से संचालन करना और संपादन करना, न्याय देना, न्याय के लिए नीतियाँ विधियों का निर्धारण करना, निरीक्षण करना, पर्यवेक्षण देना, पाठ्यक्रम बनाना, पुनर्गठन करना और प्रशासन से संबंधित कार्य को किया जाना। व्यक्तियों से संबंधित प्रशासन का भी कार्य व्यवहारिक कार्य के अंतर्गत आता है। फिर हमारा निर्देशात्मक कार्य की बात करें तो इसमें निर्देशात्मक कार्यों का संगठन बनाना, शिक्षा के विभिन्न स्तर, विभिन्न प्रकार, विभिन्न शाखाओं का प्रशासन संबंधी कार्य करना, शैक्षिक प्रशासन का प्रशासन संबंधी कार्य करना, शिक्षक कल्याण संबंधी कार्य करना और शिक्षकों की व्यावसायिक शिक्षा संबंधी कार्य को करना तथा छात्र सेवा शिक्षा संबंधी कार्य को करना भी इसके अंतर्गत आता है। फिर हमारा एक और शैक्षिक प्रशासन के कार्य हैं कैम्पबेल तथा रसेल टी ग्रेग का कई बार पूछा जाता है शैक्षिक प्रशासन के कार्य बताइए। तो उन्होंने 7 स्टेप दिया है, निर्णय लेना, नियोजन करना, संगठन या व्यवस्थापन करना, संप्रेषण, प्रभाव डालना, समन्वय करना और लास्ट आपका मूल्यांकन करना। ये जो 7 स्टेप है कैम्पबेल और रसेल टी ग्रेग का, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। चूँकि जो हमारा शैक्षिक प्रशासन है उसके कार्यों में संप्रेषण की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है और सबसे ज़्यादा लाभकारी भी होती है, क्योंकि संप्रेषण के माध्यम से ही एक व्यक्ति का संदेश जो होता है, जो विचार होते हैं, निर्देशन होती है, उसको हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये इसमें मेन चीज़ें हैं। फिर हमारा आता है जॉन रेमसेयर। उनके अनुसार शैक्षिक कार्य कौन कौन से हैं। उन्होंने सबसे पहला कार्य बताया है कार्यों का निश्चित करना। उसके बाद से उन्होंने बताया कि उद्देश्यों को निश्चित करना, फिर नेतृत्व करना, नीतियों का निर्धारण करना, विचार विमर्श करना, सहयोग प्राप्त करना, शैक्षिक साधनों का उपयोग करना, मूल्यांकन करना और सभी कार्यों में समन्वय स्थापित करना। ये हमारा आपका आता है जॉन रेमसेयर के शैक्षिक प्रशासन के कार्यों में। लास्ट आपका है शिकागो विश्वविद्यालय के अनुसार शैक्षिक प्रशासन के कार्य। इसमें हमने देखा है 13 से 14 है। सबसे पहला है शैक्षिक योजना बनाना यानी कि एजुकेशनल प्लानिंग। फिर आपका आता है नीतियों तथा विधियों का निर्धारण करना यानी कि फॉर्मुलेटिंग ऑफ पॉलिटिक्स एंड प्रोसीजर। फिर आपका आता है वित्तीय व्यवस्था करना यानी कि बजटिंग करना। फिर आपका आता है संगठन करना यानी कि ऑर्गेनाइजिंग। फिर आपका आता है समन्वय करना कोऑर्डिनेटिंग। फिर आपका आता है निर्देशन यानी कि डायरेक्शन। फिर आपका आता है आलेखन यानी कि रिपोर्टिंग। फिर आपका आता है संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आपका आता है कर्मचारी प्रबंधन यानी कि पर्सनल मैनेजमेंट। फिर आपका आता है परीक्षाओं की व्यवस्था करना यानी कि कंडक्टिंग ऑफ एग्जामिनेशन। फिर आपका आता है पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण यानी कि सुपरविज़न एंड इंस्पेक्शन। फिर आपका आता है नियंत्रण करना यानी कि कंट्रोलिंग करना और लास्ट आपका आता है मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन। तो ये हमारे कई कार्य देखे शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत किसने किसने कौन कौन से कार्य बताए, तो ये हमने देखे। ये था हमारा पूरा थ्योरी पार्ट शैक्षिक प्रशासन से। शैक्षिक प्रशासन में हमने उसका अर्थ पढ़ा, उसका अंतर पढ़ा, प्रशासन और प्रबंधन का अंतर पढ़ा, उसके उद्देश्य पढ़े, क्षेत्र पढ़ा, प्रकार पढ़ा, सिद्धांत पढ़े और कार्य पढ़ा। तो ये हमारा कई टॉपिक इसको कंप्लीट करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 40 से 50 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका पूरा डिटेल में मैं उसको बताऊंगी कि किसने क्या क्या दिया है। यानी एक क्वेश्चन अगर 4 उसके ऑप्शन हैं तो उन चारों को मैं डिफाइन करूंगी। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।